हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो आपका जो पेपर होने वाला है पोइट्री एंड ड्रामा का, कौन सा पोइट्री एंड जो ड्रामा का आपके सामने जो पेपर होने वाला है इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट सेमेस्टर का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण पर्सन है, सेंट्रल थीम ऑफ डेथ एंड द ह्यूमन प्राइड इन द जॉन्स डोनी डेथ बी नॉट बी प्राउड। तो आपको सेंट्रल थीम बतानी है किसकी, डेथ एंड द ह्यूमन प्राइड इन जॉन डेनी के द्वारा, डेथ बी नॉट प्राइड आपके सामने जो लिखे गए जॉन डेनी के द्वारा, उसके आपके सामने सेंट्रल थीम क्या थी, मृत्यु के ऊपर और मृत्यु से इंसान के अंदर किस प्रकार की जो मानवीय गर्व की भावना आती है उससे संबंधित। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, हर बार आपके सामने देखने को मिलता है अलग अलग एग्जाम में, तो इसको पूरा अच्छे से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ ये जो पीडीएफ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे फाइल वाले सेक्शन में जाकर इंग्लिश लिटरेचर सर्च कर लेना, वहां पर आपके सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी, पढ़ लेना। साथ के साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। जाओ और जाकर प्रोडक्ट को खरीद लो। चलिए शुरू करते हैं। इन द सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड, जो सोनेट लिखा गया आपके सामने डेथ बी नॉट प्राउड होली सोनेट 10 किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डेनी के द्वारा लिखा गया है। किस चीज के ऊपर आपके सामने? डोनी प्रेजेंट्स ए पावरफुल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द फियर ऑफ डेथ। मतलब भाई मनुष्य क्या होता है जीवन में, आपके सामने हमेशा क्या करता रहता है? मृत्यु से डरता रहता है। तो उस मृत्यु के भय से आपके सामने, उस मृत्यु के भय के खिलाफ इन्होंने क्या किया? एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही एकदम मजबूत और सुदृढ़ आपके सामने क्या लिखा है? साहित्य की रचना की है। द पोएम इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द ह्यूमन प्राइड। ये जो आपके सामने जो कविता है, ये मनुष्य जो खुद पर गर्व करता है ना, उसके ऊपर उसने सीधा का सीधा अटैक करने का कार्य किया है। बट नॉट द प्राइड टू बी पोइट, रेदर ही अटैक द फॉल्स प्राइड ऑफ डेथ हिमसेल्फ। मीन्स इसमें यह कहा गया आपके सामने कि जो कवि हैं उनका आपके सामने यही कहना है, लेखक का यही कहना है कि मृत्यु क्या कर देती है? सभी लोगों को सम्मान कर देती है। आपके सामने जो लोगों का जो फॉल्स प्राइड था, मतलब लोग खुद पर जो झूठा गर्व करते थे, उसके ऊपर वो क्या करती है? आपके सामने उसको बराबर कर देती है। चलिए, द थीम ऑफ ह्यूमन प्राइड, डोने बिगेन्स बाय टेलिंग डेथ नॉट टू बी प्राउड और एरोगेंट। तो आपके सामने जो जॉन डेनी है वो क्या कहते हैं? टेलिंग डेथ नॉट टू बी प्राउड और एरोगेंट। मतलब जॉन डेनी का ये कहना है कि मृत्यु है ना, गर्व और आपके सामने जो लोगों का घमंड है उसको बराबर करने का काम करती है। पीपल यूजुअली थिंक डेथ इज माइटी एंड ड्रेडफुल। लोग अक्सर सोचते हैं कि मृत्यु होती है वो कैसी होती है भाई? लोगों को डराने वाली होती है, बहुत ही निर्दयी होती है, इस प्रकार की होती है। बट डोनो आर्ग्यूज दैट इट इज एन इल्यूजन। जो जॉन डे है आपके सामने, वो क्या कहते हैं आपके सामने कि ये एक प्रकार के लोगों का क्या भ्रम, इल्यूजन मतलब क्या है? लोगों का एक प्रकार का भ्रम है। He insult death by calling it a slave। और ये आपके सामने डेथ की इंसल्ट करते हुए क्या कहते हैं भाई? आपके सामने एक जो स्लेव होता है, जैसे गुलामी होती है, टू चांस किंग एंड डेस्परेट वुमेन। मतलब आपके सामने एक गुलामी से कोई भी व्यक्ति को क्या करती है? आपके सामने मुक्ति दिलाने काम करती है भाई, चाहे कोई राजा हो, चाहे आपके सामने कोई एक सामान्य व्यक्ति हो। मृत्यु के बाद में सबके सब बराबर हो जाते हैं। He point out that the death does not mean not even have a power to kill people on its own, but it must rely on the poison, war or sickness। मतलब he point out that death not on even have the power to kill people। मतलब मृत्यु के अंदर वो दम नहीं है कि कोई भी व्यक्ति को मार सके। इट मस्ट रिले ऑन पॉइजन, ये किसी ना किसी के माध्यम से आती है, जैसे कोई जहर के माध्यम से मर जाएगा, कोई युद्ध के माध्यम से, और कोई बीमारी से मर जाएगा। By doing this, Donne stripe away the terrifying proud that death hold our humanity। मतलब ये क्या कहते हैं आपके सामने? जॉन डे कहते हैं कि जो टेरिफाइंग प्राउड, मतलब जो झूठा आपके सामने गर्व कर रखा है, होल्ड्स ओवर द ह्यूमैनिटी, सारी की सारी जो आपके सामने ह्यूमैनिटी है, मानवतावाद के ऊपर मृत्यु ने। द थीम ऑफ डेथ, द पोएट रीडिफाइंड डेथ हैज समथिंग टेम्परेरी एंड इवन प्लेजेंट। क्या कहते हैं भाई? डेथ को उन्होंने जॉन डे के द्वारा क्या बताया गया कि मृत्यु होती है ना, वो बहुत ही शानदार चीज है। उन्होंने क्या बताया? जॉन डे के अनुसार ये बताया गया मृत्यु एक बहुत ही शानदार चीज है और ये टेम्परेरी है। कैसी है? क्षणिक है भाई आपके सामने। किस प्रकार की है? जॉन डे के
अनुसार जो मृत्यु होती है वो क्या होती है, आपके सामने क्षणिक होती है और बहुत ही शानदार होती है। ही कंपेयर डेथ टू द रेस्ट एंड स्लीप। और मृत्यु को कैसे मानते हैं, जैसे कोई भी इंसान है ना, जब आपके सामने सामान्य अवस्था में जाकर सो जाता ना, उसी के अनुसार उन्होंने डेथ को भी वही माना कि कोई इंसान जाकर भाई सो गया है, उसी प्रकार से डेथ है रेस्ट एंड स्लीप के जैसे। जैसे अपन नॉर्मल दिन पूरे दिन काम करने के बाद में सो जाते हैं ना, उसी तरीके को उन्होंने डेथ को माना है। विच आर द थिंग्स दैट आर ह्यूमन प्लेजर। और जैसे इंसान को सोने के बाद में जैसा आनंद की प्राप्ति होती है, उसी तरीके से इंसान को मृत्यु को प्राप्त करने के बाद में भी आनंद की प्राप्ति होती है। If sleep is good than death, which is the much more perfect rest, even must be even better। क्या कहा गया उन्होंने, if sleep is good, अगर निंद्रा अच्छी है, if sleep is good than death, मतलब उन्होंने कहा कि नींद लेना मृत्यु से ज्यादा अच्छा है। Which is much more perfect rest, मतलब आपके सामने ये क्या है, उसमें और ज्यादा आपको रेस्ट मिलता है। must be even better, मतलब sleep is good than death, मृत्यु से ज्यादा निंद्रा अच्छी है। लेकिन मृत्यु को उन्होंने क्या माना कि भाई मृत्यु में इंसान क्या करता है, भाई हमेशा के लिए मर जाता है। तो उन्होंने कहा कि अरे कोई इंसान खत्म हो गया, मर गया, तो उसमें क्या आपके सामने उसको और ज्यादा क्या है, रेस्ट करने का वक्त मिल रहा है। इसको मृत्यु को ऐसे समझ लो सोने के जैसा है, आपको और ज्यादा सोने का मौका मिल रहा है। एंड मस्ट इवन बेटर, और आप अच्छे से क्या करते हो, अच्छे से सो सकते हो। द फिलोसफिकल कंक्लूजन, the most important idea is the Christian belief is in the after belief। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात किस चीज पर उन्होंने टिप्पणी ज्यादातर करने का प्रयास किया है कि जो क्रिश्चियन लोगों का जो विश्वास होता है, मृत्यु के बाद में कोई व्यक्ति का जो जीवन होता है, उस पर जो क्रिश्चियन लोगों का विश्वास होता है, उस पर इन्होंने बात की है। जॉन डे एक्सप्लेन दैट डेथ इज जस्ट ए शॉर्ट स्लीप, मतलब इन्होंने क्या कहा कि मृत्यु कोई भी व्यक्ति के जीवन का क्षणिक प्रकार का सोना है। आफ्टर विच द सोल अवेकअप, उसके बाद में क्या हो जाती है भाई, आपके सामने जो आपकी आत्मा है वो जाग जाती है। इंसान का जो शरीर का जो ढांचा होता है ना, वही नष्ट होता है, लेकिन आपकी जो अंतर आत्मा होती है, एक इंसान के अंदर एक जीव आत्मा होती है, एक ऊर्जा का संचरण होता है, एक ऊर्जा होती है, वो हमेशा आपके सामने कैसी रहती है, हमेशा जागृत रहती है। तो यही कहते हैं, जॉन डे ने आपके सामने क्या माना है, मृत्यु को शॉर्ट स्लीप के रूप में माना है। और उसके बाद में क्या हो जाती है, जो आपके सामने जो कोई भी व्यक्ति, उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। इंटरनली इन हेवन, और कहां पर चली जाती है भाई, आपके सामने सीधा का सीधा आपके सामने जो हेवन होता है उसके अंदर चली जाती है। हेवन क्या होता है भाई, आपके सामने जो कोई भी हेवन होता है भाई, आपका जो स्वर्ग होता है उसके अंदर चली जाती है। Once a people enter the eternity, death can no longer touch them। अगर इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर ले, अगर इंसान कोई भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है कोई इंसान, तो उसको क्या हो सकता है, उसको मृत्यु टच भी नहीं कर सकती है। उन्होंने क्या माना कि अगर कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है तो उसको डेथ है वो टच भी नहीं कर सकती है। Therefore the poem एंड विद ए फेमस पैराडॉक्स, और आपके सामने जो पोयम है ये आपके सामने एक प्रमुख कहावत के साथ खत्म होती है, डेथ थोयो साल्ट डाई। क्या, डेथ थोयो साल्ट डाई, दैट मींस दैट थ्रू इटर्नल लाइफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ इज डिस्ट्रॉय फॉरएवर। मतलब जिस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना, उस व्यक्ति के लिए मृत्यु कुछ भी नहीं है, आपके सामने एक क्षणिक निद्रा की जैसी है। समझ में आ गई, उसको कोई कभी भी आपके सामने जो मृत्यु वो टच भी नहीं कर सकती है। तो समझ में आ गया आपके सामने डेथ एंड ह्यूमन प्राइड के ऊपर जॉन डे का क्या कहना था कि मृत्यु एक लोगों का भ्रम है, एक प्रकार का। समझ में, कुछ नहीं, मृत्यु एक निद्रा की जैसी है। थोड़े समय के लिए आप निद्रा में चले जाते हो और इंसान की आत्मा जागृत हो जाती है, और आत्मा कहां पे चली जाती है, स्वर्ग के अंदर चली जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पोइट्री एंड ड्रामा का, जो पेपर होगा पोइट्री एंड ड्रामा का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे आपको करवा रहा हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रिटिकली एप्रिसिएशन ऑफ एंड्रूज मार्वल पोएम थॉट इन द गार्डन। तो आपको क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है किसको, एंड्रू मार्वल की जो पोएम है वो थॉट्स इन द गार्डन, उसके बारे में आपको क्रिटिकली अप्रिसिएशन करना, मतलब आपकी प्रशंसा भी करनी है, उसमें जो कमियां उसको दोनों को बताना है। अप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा करनी है और क्रिटिकली भी करनी है, मतलब उसमें कमियां होती हैं उसके बारे में भी विस्तार से आपको बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, अच्छे से पूरी वीडियो को देखना
चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। साथ के साथ जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं ये आपको फ्री में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर जोर से ज्वाइन कर लेना। वहां पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और कोने में व्यू प्रोडक्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, या फिर पूरा वीडियो देखोगे तो दिखाई देगा, वहां पर अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उस पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट मंत्रा से सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। Thought in the Garden, also known as The Garden, is one of the most famous poem by the Andrew Marvell. Thought in the Garden, जो मतलब Thought in the Garden जो आपके सामने जो पोएम लिखी गई है सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से है, जो एंड्रयू मार्वल के द्वारा लिखी। मतलब एंड्रयू मार्वल ने जितनी भी कविताएं लिखी हैं उनमें से सबसे प्रसिद्ध कविताओं की बात करें तो उसमें से आपके सामने ये सबसे प्रसिद्ध कविता है। इट इज ए सेलिब्रेशन ऑफ द पीस एंड द ब्यूटी फाउंड इन द नेचर। मतलब ये एक प्रकार के उत्साह की बात की गई है जो कहां पर मिलती है आपके सामने, पीस एंड ब्यूटी फाउंड इन द नेचर। जो आपके सामने जो पूरा का पूरा नेचर होता है, प्रकृति होती है, उसके अंदर जो शांति और जो खूबसूरती देखने को मिलती है उसके सेलिब्रेशन के ऊपर ये पूरी पूरी कविता लिखी गई है। अवे फ्रॉम दिस द नोइजी वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस, मतलब हमें ये बात करती है कि जो पूरी दुनिया के अंदर, ये जो पूरी दुनिया है इसके अंदर आपके सामने जो भीड़ भाड़ का इलाका है, जहां पर आपके सामने आपस में लड़ाई दंगे और जो यहाँ पर इतनी जो व्यस्त जिंदगी है दुनिया, उससे अलग की दुनिया से किसकी बात की है, जो दुनिया के अंदर जो शांति और खूबसूरती है उसके सेलिब्रेशन, उसके उत्साह की ये बात करता है। थीम ऑफ नेचर वर्सेस सोसाइटी। द पोएम स्टार्ट बाय द क्रिटिसाइजिंग पीपुल हु वर्क हार्ड फॉर फेम, मनी और पॉलिटिक्स। इस थीम क्या है आपके सामने, जो आपके सामने जो गार्डन आपने लिखी है इनके द्वारा, राइटर के द्वारा, तो उसकी थीम यही है। क्या करते हैं ये, उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपके सामने जो लेखक है वो, जो बहुत कठिन मेहनत करते हैं, किसके लिए, अपने हार्ड वर्क करते हैं फेम के लिए, मतलब प्रसिद्धि कमाने के लिए, पैसे के लिए और राजनीति के लिए। जो आपके सामने लोग कठिन मेहनत कर रहे हैं उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मार्वल कॉल दीज ह्यूमन एम्बिशियस, मतलब इस प्रकार के लोगों को वो क्या कहला रहे हैं, एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब कहते हैं महत्वाकांक्षी, जिनके उच्च सपने होते हैं, जिनके बहुत बड़े सपने होते हैं, जो आपके सामने जीवन में ज्यादा पैसा, धन दौलत और राजनीति, कूटनीति के पीछे भागते रहते हैं, उन लोगों के बारे में बात की गई है। यूज, और क्या कहते हैं, वेन यूजलेस, मतलब ये एक प्रकार से क्या है, व्यर्थ है। उन्होंने क्या बताया कि ये सब क्या है, एक प्रकार से व्यर्थ है। He argues that true quiet and innocence are found only among the plant and trees. वो क्या करते हैं, वास्तविक इस दुनिया में शांति और इनोसेंस, जो आपके सामने जो इनोसेंस होती है, इनोसेंट होता है, मतलब जो जिनके अंदर कोई भी प्रकार की एकदम बालकपन जो देखने को मिलता है, वो किस में देखने को मिलता है आपके सामने, जो प्लांट्स एंड ट्रीज में, जो पेड़ पौधे होते हैं और आपके सामने जो पौधे होते हैं और जो पेड़ होते हैं, उनके अंदर वास्तविक आपके सामने इनोसेंस और क्वाइट देखने को मिलते हैं। नॉट इन कंपनी ऑफ मैन, लोगों में आपके सामने ये गुण नहीं देखने को मिलेगा। लोग तो हमेशा किस चीज के पीछे भागते रहते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, मनी और आपके सामने फेम के पीछे भागते रहते हैं। समझ में आ गया। द गार्डन ऑफ हैज ए पैराडाइज। मार्वल डिस्क्राइब द गार्डन हैज ए न्यू ईडन, मतलब मार्वल आपके सामने जो इस कहानी के जो लेखक है वो गार्डन को क्या बताते हैं, एक न्यू ईडन के रूप में बताते हैं। He uses rich imaginary of fruit, ripe apples, grape and pieces, मतलब वो अपनी जो अमीरी को उन्होंने, जो ये फल पौधे पेड़ वस्तुएं जो आपके सामने जो उग रहे हैं, जो आपके सामने राइप होना मतलब क्या होता है, आपके सामने उनका फिर जो पहले वही फल लगता है, पहले फल आपके सामने फल के जो पकने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको क्या बोला जाता है, राइपिंग बोला जाता है, RIPE बोला जाता है ना। तो उन्होंने जो खूबसूरती है, जो असली जो मजा है या असली आप समझ सकते हो जो अमीरी है, वो किस में बताया है, राइप एप्पल्स, मतलब जो ये फल पक रहे हैं, सेब पक रहे हैं, ग्रेप्स पक रहे हैं और पीसेस पक रहे हैं, उसके अंदर इन्होंने वास्तविक क्या बताई है, अमीरी बताई है। फॉलिंग इनटू हिज हैंड, और जैसे वो उनको तोड़ते हैं तो उनके हाथों में आपके सामने गिर जाते हैं, इसके बारे में उन्होंने असली अमीरी बताई। इन दिस गार्डन द पोएट फील्स कंप्लीटली सेफ एंड हैप्पी। ये जो गार्डन है, इनका जो गार्डन है, इसमें जो लेखक है वो कैसा फील करता है, एकदम सेफ फील करता है और आपके सामने रिच फील करता है। कैसा, खुश और आपके सामने सेफ फील करता है अपने गार्डन के अंदर जब ये लेखक पहुंचता है तब।
ही इवन सजेस्ट दैट बीइंग अलोन इन नेचर इज बेटर देन बीइंग ए लवर। मतलब आपके सामने वो क्या कहते हैं, आपके सामने वो सजेस्ट करते हैं, वो बताते हैं अगर आप नेचर में जो ये प्रकृति है इसमें अकेले भी रहते हो वो कहीं लाख गुना बेहतर है कि आप किसी अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ रहते हो। मतलब इन्होंने गार्डन की जो गार्डन में रहना उसको कंपेयर किया है किसी और के साथ रहने से, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर बताया है। क्यों क्यों बताया है? क्योंकि वो क्या करता है आपके सामने, वो यहां पर सेफ और हैप्पी महसूस करता है। कैसा? वो वहां पर संतुष्ट है, खुश है और आपके सामने हैप्पी महसूस कर रहा है। अगले वाला है philosophical and spiritual ideas. The most important part of the poem is where the poet mind began to wonder. मतलब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपके सामने इस पोएट के दिमाग में क्या आता है जब वो आपके सामने क्या होता है, वंडर करता है। भाई क्या करता है आपके सामने, जब आश्चर्यचकित होता है, वंडर होता है, उस समय का सबसे खूबसूरत पार्ट के बारे में बताया है। He said that his soul leaves his body and sit like a bird on the branches. मतलब वो क्या कहता है, He says his soul leaves his body, मतलब उसकी जो आत्मा है वो उसके शरीर को त्याग चुकी है, and sit on the branch और त्याग कर कहां पर उसकी आत्मा बैठ चुकी है, एक जो टहनी है ना, पेड़ की टहनी है उसके ऊपर जाकर बैठ चुकी है। मतलब एक जैसे पक्षी एक टहनी के ऊपर जाकर बैठ जाता है, उसी तरीके से जो लेखक है उसके जो आपके सामने लेखक की जो आपके सामने जो आत्मा है वो उस टहनी पर जाकर बैठ चुकी है। सिंगिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर ए लॉन्गर फाइट हेवन, और जीवन में सर्वज्ञ की जो सर्वज्ञ होता है आपके सामने जो सबसे अच्छी दुनिया में जगह मानी गई है, उस जगह को हेवन का मजा लेने के लिए, हेवन से फाइट करने के लिए आपके सामने वहां पर वो आनंद खुद को प्रिपेयर कर रही है। भाई कि इसका मतलब एक व्यंग्य किया गया है, क्या कहा गया है, उस पेड़ पर बैठकर एक पक्षी जैसे उस पेड़ की टहनी पर बैठ के आनंद लेता है, मेरी आत्मा भी उस पेड़ की टहनी पर बैठ के आनंद ले रही है और खुद को सर्वज्ञ के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि वहां पर भी इतना आनंद आएगा उतना ही आनंद मुझे इस पेड़ की टहनी पर बैठकर भी आ रहा है। This show a metaphysical idea that nature help the soul connect with the divine. इस लाइन से आपको ये पता चल रहा है, इस लाइन से आपको अंदर की बातें, गहराई से ये चीजें पता चल रही हैं। मेटाफिजिकल आइडिया क्या होता है कि जो प्रकृति होती है वो मदद करती है हमारी आत्मा को इस पूरी की पूरी जो डिवाइन है, ये जो दिव्य शक्तियां हैं, इससे हमारे शरीर को जोड़ने में मदद करती है। क्या करती है? हमारी आत्मा को ये पूरी जो दुनिया है इसकी दिव्य शक्तियों से जोड़ने में मदद करती है। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें। इन कंक्लूजन, मार्वल यूजेस द गार्डन एज ए सिंबल ऑफ द स्पिरिचुअल एंड मेंटल फ्रीडम। जो मार्वल है वो क्या करते हैं, आपके सामने जो गार्डन है उसको एक स्पिरिचुअल और मेंटल फ्रीडम के रूप में यूज कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, एक अध्यात्म शक्ति के रूप में और मानसिक जो स्वतंत्रता है उसके रूप में यूज कर रहे हैं। किसके रूप में यूज कर रहे हैं? भाई जो गार्डन है उसमें उसको आध्यात्मिक शक्ति और आपके सामने जो मानसिक शक्ति है, मानसिक जो स्वतंत्रता है उसको देने में वो मदद कर रहे हैं। द पोएम इज ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ नेचर, ब्यूटी एंड डीप थिंकिंग। उसके अलावा जो पोएम होती है उसमें एक जो प्रकृति है उसकी खूबसूरती को और आपके सामने बहुत गहराई से विचारों को सोचने पर मजबूर किया गया है। तो बहुत ही खूबसूरती से ब्लेंड किया गया, ब्लेंड मतलब मिला देना, जो नेचर की खूबसूरती को और आप जो गहराई से सोच रहे हो इन सब चीजों को बहुत ही खूबसूरती से मिला दिया गया है। तो ये था आपके सामने बहुत ही शानदार पर्सन, आपको यही देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्रिटिकली अप्रिसिएशन ऑफ एंड्रूज मार्वल पोएम थॉट इन द गार्डन। थोड़ा बहुत पर्सन की लैंग्वेज चेंज करके आ जाए तो भी आप अच्छे से कर लेना, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है, कौन सा पेपर, जनरल जो आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर होगा, पोएट्री एंड ड्रामा, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन होने वाले सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण पर्सन होने वाला है, मीनिंग ऑफ दे डिजर्व सर्व हु स्टैंड एंड वेट इन मिल्टन ऑन इज ब्लाइंडनेस। मतलब आपको मीनिंग बताना है किसका, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट इन द मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मतलब आपको सामने दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट से संबंधित आपके सामने क्या बताना है, पर्सन बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है, आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप में से काफी बच्चे वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 20,000 तक सब्सक्राइबरों तक अपने जल्दी से जल्दी पहुंचना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ जो कोने में आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट और मंत्रा से। तो तुरंत क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदना। आपको शादी का मौसम आने वाला है, जल्दी से खरीद लो। साथ के साथ जो टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन करके अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो आपको फ्री में मिल जाएगी पीडीएफ। वहां से जाकर पढ़ाई कर लेना, फ्री में रिवीजन करने को मिल जाएगा आपको। द फाइनल लाइन ऑफ द जॉन मिल्टन सोनेट ऑन इज ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोट इन द लिटरेचर। मतलब जो लास्ट लाइन लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा अपने सोनेट में, ऑन इज ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोट। मतलब ऑन इज ब्लाइंडनेस नामक जो एक कथन लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा, काफी प्रसिद्ध कथन है। समझ में आ गया? इन इज लिटरेचर, उनके साहित्य का सबसे प्रसिद्ध कथन है, इट रिवेल ए ह्यूज शिफ्ट इन मिल्टन लाइफ। और यही कथन उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव का कारण बनता है। इज रिलीजियस फेथ, उसके जो जीवन में जो धार्मिक उसका जो फेथ है, धार्मिक उसका विश्वास है, उसको बदलने में, एंड इज पर्सनल फिलोसफी, उसके खुद के विचारों को बदलने में। मतलब धार्मिक रूप से उसके विचारों में बदलने में और उसको खुद को बदलने में बहुत बड़ा सहायक होता है जो शब्द है ऑन इज ब्लाइंडनेस। कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिल्टन लाइफ, क्या कॉन्टेक्स्ट है मिल्टन की लाइफ से, ये शब्द कैसे जुड़ा हुआ है? जॉन मिल्टन बिकम द कंप्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। जॉन मिल्टन है वो खुद आपके सामने 44 साल की जब उनकी उम्र होती है तब वो क्या हो जाते हैं भाई, आपके सामने ब्लाइंड हो जाते हैं, मतलब अंधे हो जाते हैं। दिस वॉज ए पर्सनल ट्रेजेडी बिकम ही वॉन्टेड टू यूज हिज टैलेंट। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी क्या थी? ट्रेजेडी थी। अब ट्रेजेडी क्या था भाई? आपके सामने त्रासदी। भाई कोई ऐसी दुखद घटना आपके जीवन में घट गई, कौन चाहता है अपने जीवन में कि भाई अंधा हो जाए? कोई नहीं चाहता है ना? लेकिन जॉन मिल्टन है वो आपके सामने उन व्यक्तियों में से नहीं थे जो अंधे होने के बाद में उन्होंने हार मान ली। वो उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने अपने इस जो उनके प्राकृतिक ट्रेजेडी आई उसको अपने टैलेंट के रूप में यूज किया। कैसे यूज किया? राइटिंग टू सर गोल्ड, उन्होंने क्या किया? जो ये सोचकर लिखना शुरू किया कि ईश्वर की सहायता से मैं लिख रहा हूं और ईश्वर के लिए लिख रहा हूं। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम ही फील यूजलेस द एंड वरीड दैट गॉड माइट बी एंग्री विद हिम। जब शुरुआती दिनों में जब वो व्यक्ति, जब वो मिल्टन है वो आपके सामने जब अंधे हो जाते हैं तब उनको लगता है कि ये दुनिया व्यर्थ है उनके लिए, अब दुनिया का कोई महत्व नहीं रहा है। क्यों भाई? कोई भी व्यक्ति है उसके अचानक से आंखें छिन जाए तो उसको खुद को कितना दुखी महसूस होगा। ऐसा ही जॉन मिल्टन को भी महसूस हो रहा था। वो सोच रहे थे कि ईश्वर उनसे नाराज हो गया है, ईश्वर उनसे एंग्री है। विद हिम नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ वर्क ड्यू टू ब्लाइंडनेस, और उसके बाद में क्या है भाई, अंधे होने के कारण वो कुछ काम नहीं कर पाते थे, घर पे आपके सामने यूजलेस बैठे रहते थे, उनका कोई महत्व नहीं निकल रहा था, उतने ज्यादा प्रोडक्टिव वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो आपको पहली लाइन से क्या समझ में आया कि जॉन मिल्टन 44 साल की उम्र में क्या हो चुके थे? अंधे हो चुके थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? इस अंधेपन को अपने जीवन में बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि एक खुद को एक टैलेंटेड, इस टैलेंट को एक नेचुरल गिफ्ट मानकर इस टैलेंट को अपने आगे की लिखावट में यूज किया। लेकिन जब वो शुरुआती दौर में जब अंधे होते हैं तब उनको फील होता है कि ईश्वर है वो क्या भाई उनसे नाराज हो गया है, ईश्वर उनसे गुस्सा है। और शुरुआत में ये सब सोचकर वो नेगेटिव हो गए थे और ज्यादा काम नहीं कर पा रहे थे। अगली लाइन में क्या लिखा है? शिफ्ट इन फेथ एंड फिलोसफी द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। मतलब ये जो लाइन लिखी गई, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, मतलब ईश्वर भी उन्हीं को चीजें देता है जो क्या करते हैं? आपके सामने जो खड़े रहते हैं और चीजों की प्राप्ति करने के लिए वेट करते हैं। इज द आंसर प्रोवाइड बाय द पेशेंस, और ये आपके सामने आंसर कहां से मिलता है? पेशेंस और धैर्य के साथ मिलता है। मतलब उन्होंने क्या बताया कि जीवन में धैर्य रखना चाहिए, आपको धैर्य रखोगे तो ईश्वर आपको बहुत सी चीजें देंगे। इट रिवर्स दैट मिल्टन हैड मूव्ड फ्रॉम एंजाइटी टू एक्सेप्टेंस। धीरे धीरे मिल्टन ने क्या किया? आपके सामने गुस्से को स्वीकार्यता में बदल दिया। क्या किया? गुस्से को स्वीकार्यता में बदल दिया। क्या बदल दिया? कि कोई बात नहीं है भाई, मैं अंधा हूं तो कोई बात नहीं है, नियति में, मेरे नियति में यही लिखा था, अब मैं इसी के सारे जीवन में आगे बढ़ूंगा, मेरे गुस्से को त्याग दूंगा और आपके सामने जीवन में कुछ बेहतर करूंगा। He realized that God is a king
हु हैज थाउजेंड ऑफ एंजल टू हिज एक्टिव वर्क। मतलब ईश्वर क्या है, आपके सामने राजा है और उसके बहुत से एंजल, मतलब तो वैसे परी होती हैं लेकिन एंजल उसके क्या मतलब कार्य करने वाले हैं। टू डू इज एक्टिव वर्क, मतलब उसका काम करने के लिए, उसके काम को करवाने के लिए बहुत से तरीके हैं। ईश्वर एक राजा, इस सृष्टि को चलाने वाला व्यक्तित्व है। इस सृष्टि को बहुत अच्छे से चलाना उसको आता है, उसको पता है किस व्यक्ति से उसको क्या काम करवाना है। गॉड डज नॉट नीड मैन वर्क और गिफ्ट, मतलब जो ईश्वर होता है उसको कोई भी आपके सामने कोई भी इंसान कोई काम और गिफ्ट के लिए जरूरत नहीं होती है। ही ट्रूली वैल्यूज इज माइंड वर्क, मतलब वो कोई भी इंसान के जो वास्तविक बुद्धि होती है उसकी विचारधारा की क्या करता है, आपके सामने वैल्यू करता है, इज्जत करता है। विच मीन्स हम्बल सबमिशंस टू हिज विल, मतलब जो उसकी इच्छा होती है उसको स्वीकार्य ईश्वर दे देता है। सीधी सीधी बात है। ईश्वर को क्या बताया गया, ईश्वर को सर्वशक्तिमान बताया गया है। ईश्वर को बताया गया है कि वो कोई भी काम है वो अपनी इच्छा से करवा सकता है। उसके पास अपने काम करवाने के अनेक तरीके होते हैं और कोई व्यक्ति अगर कोई काम करना चाहता है तो उसमें वो कैसे न कैसे ईश्वर है वो सहायता जरूर पहुंचाता है। तो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब क्या लिखा उसने, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, मतलब ईश्वर आपको वो चीज जरूर देगा जिंदगी में जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ईश्वर आपको वो सारी चीजें देगा, वो सारी खुशियां देगा जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हो। डिस्कशन की बात करें, दिस लाइन रिवील्स द मिल्टन फिलोसफी, यही विचारधारा मिल्टन की जो फिलोसफी को, मिल्टन की विचारधारा को बताता है। पैसिव डिवोशन इज ए वैल्यू एज ए एक्टिव वर्क, मतलब पैसिव लगातार आपके सामने लगातार ईश्वर की भक्ति में लीन रहना एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है आपके काम में। स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर द गॉड्स कमांड विद ए लॉयल हार्ट, मतलब ईश्वर जो आपको जो कार्य सौंपे, ईश्वर जो काम करने के लिए आपको कहे, उसी काम को ईश्वर की भक्ति मानते हुए, ईश्वर की आज्ञा मानते हुए आपको लॉयल्टी के साथ करना है। फ्रॉम हिज सर्विस, और उसकी क्या मान लो भाई, सर्विस मान लो और उसके लॉयल्टी के साथ करते रहो। इट शोज हिज डेप्थ फेथ दैट गॉड अंडरस्टैंड ह्यूमन लिमिटेशन, मतलब ये क्या सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति में आपको क्या रहना चाहिए, हमेशा लीन रहना चाहिए, हमेशा ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखना चाहिए। और अगर आप ईश्वर पे भक्ति पर विश्वास रखोगे तो एक ना एक दिन आपको लक्ष्य जरूर मिलता है। इंसानों की कमियां क्या होती हैं वो उसको अच्छे से पता है। फॉर मिल्टन सर्विंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग द एपिक पोएम, मिल्टन के अनुसार ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की बातों को मानना सिर्फ बेहतर जो कविताएं लिखने नहीं होती है। इट इज अबाउट बीइंग द स्ट्रेंथ टू द इंड्योर हार्डशिप, ये वो चीज है जो उसको अंदर से शक्ति देता है, अंदर से मजबूती देता है कठिन मेहनत करने की, विदाउट एनी कंप्लेन करना। मतलब आप ईश्वर से किसी प्रकार की कंप्लेन किए बिना अगर लगातार मेहनत करते रहते हो तो वो आपको स्ट्रेंथ जरूर देता है। तो ये था आपके सामने जो आपका पर्सन, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट इन द मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है। कैसा लगा जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है इंग्लिश लिटरेचर का, पोइट्री एंड ड्रामा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण पर्सन है सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण पर्सन है, थीम ऑफ मिलनकली हैज रिप्रेजेंटेड इन द जॉन फ्लेचर पोएम मिलनकोली। तो आपके सामने मिलनकोली जो आपके सामने जो पोएम लिखी गई उसकी क्या थीम थी जो जॉन फ्लेचर के द्वारा लिखी गई। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है, बार बार ये पर्सन पूछा जाता है। अच्छे से भाई इस पर्सन को पढ़ लेना। साथ के साथ आपके सामने अगर आप जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं इसको फ्री में रिवीजन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। कहां पर? डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जाओ और वहां से जाकर टेलीग्राम का चैनल जोर से ज्वाइन कर लो। चलिए शुरू करते हैं। जॉन फ्लेचर पोएम मिलनकोली ऑफ्टन टाइटल्ड हाइंस ऑल यू वेन डिलाइट्स, मतलब जॉन फ्लेचर के द्वारा जो पोएम लिखी गई है मिलनकोली, उसको किसके ऊपर लिखा गया है? मिलनकोली मतलब उदासी होती है उसके ऊपर लिखा गया है। मतलब कोई भी इंसान के जो सुख होते हैं उसके ऊपर जो दुख आया जाता है उस पर लिखा जाता है। एक्सप्लोर द थीम ऑफ सैडनेस इन ए वेरी यूनिक व आर्टिस्टिक वे, दुख को दर्शाने का एक बहुत ही कैसा
यूनिक, एक अद्भुत तरीका और एक कलाकारी से भरा हुआ एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाया गया, मतलब दुख को एक नए तरीके से दर्शाया गया है इसके अंदर। इंस्टेड ऑफ सीइंग सैडनेस एज ए बैड थिंग, द पोएट सेलिब्रेट इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्वीट स्टेट ऑफ माइंड। मतलब सभी व्यक्ति इस दुनिया में दुख आने पर जीवन में दुख हो जाते हैं, लेकिन कवि के अलग विचार है, लेखक है तो उनके अलग विचार है। वो क्या कहते हैं, दुख आपके सामने सबसे बुरी चीज नहीं है, दुख आपके सामने कैसी है, सेलिब्रेशन करना चाहिए, खुश होना चाहिए दुख में आपको। दुनिया की सबसे मधुर, सबसे प्रिय चीज है, दुनिया की सबसे शानदार अवस्था है, कोई भी मानसिक अवस्था होती है, उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने सैडनेस के नाम से जाना जाता है, उदासी के नाम से जाना जाता है। चलो अपन आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है कोने में, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो भाई, खरीद सकते हो। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करो और आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मेलनकोली एज ए चॉइस, द पोएट स्टार्ट बाय द रिजेक्टिंग ऑल वेन डिलाइट। मतलब आपके सामने जो ये पोएम जब शुरुआत होती है तो जो लेखक होता है वो सारे के सारे जो चीजें होती है उनको रिजेक्ट करते हुए क्या कहता है, वेन डिलाइट्स के नाम से कहता है। मतलब ये तो दुख है कितना शानदार है, एंड सेलो जॉयस ऑफ द वर्ल्ड, और इस जो आपके सामने दुख भरी दुनिया है उसको जीने की बात करता है। फ्लेचर्स बिलीव दैट नोइजी लाफ्टर एंड हैंसी पार्टीज आर मीनिंगलेस। क्या कहते हैं फ्लेचर, भाई दुनिया के अलग व्यक्ति हैं, अलग नशे में जी रहे हैं, इनका क्या कहना है, आपके सामने जोर जोर से हंसना और जो पार्टी वगैरह करना ये कैसे आपके सामने मीनिंगलेस है, कोई महत्व नहीं है इनका। समझ में आ गया, हंसना खेलना पार्टीज करना जिंदगी में सुखी रहना इसका कोई भी महत्व नहीं है, सब व्यर्थ है। He argues that there is more music and joy is being sad than in being happy। मतलब वो क्या कहते हैं, म्यूजिक बजाना हंसी खुशी से कहीं अच्छा होता है जीवन में दुखी रहना, दुख रहने का एक अपना आनंद है। समझ में आ गया। For him, melancholy is a deliberated choice for someone who want to think deeply and stay away from the crowd। मतलब जब व्यक्ति दुखी होता है ना, तो दुख होना, कोई भी व्यक्ति जिंदगी में दुखी नहीं होना चाहता। समझ में आ गया। कोई भी व्यक्ति को जब दुख मिल जाता है तो वो क्या, उसको उस पर विचार करना चाहिए, और दुख आपके सामने क्या कर देता है, आपको जो क्राउड होती है इस भीड़ से अलग कर देता है। अगर आप जीवन में दुख में भी खुश रहना सीख जाते हो, दुख अगर बुरे वक्त में, बुरी परेशानियों में भी अगर आप जीवन में खुश रहना सीख जाते हो, तो दुनिया से आपकी एक अलग पहचान बनती है। अगले वाला पॉइंट है द एटमॉस्फेयर ऑफ सैडनेस। फ्लेचर यूजेस द डार्क एंड द क्वाइट इमेजिनरी टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ मेलनकोली। मतलब जॉन फ्लेचर ने क्या किया है, डार्क गहरी और आपके सामने शांत इमेजिनरी डिस्क्राइब किया। मतलब आपके सामने गहरा और एकदम शांत आपके सामने जो इमेजिनरी होती है, जो आपके साथ इमेजिनेशन होती है, उसको बताने का प्रयास किया है। द ब्यूटी ऑफ मेलनकोली, जो आपके सामने मेलनकोली होती है, जो आपके सामने उदासी है, उसको उन्होंने उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती को दिखाने का प्रयास किया। ही मेंशन द फोल्डेड आर्म्स, डाउन कास्ट आईज, और वो किस चीज को बताते हैं, कोई भी व्यक्ति जब उदास होता है, कोई उसका वातावरण कैसा होता है, उस इंसान के आप हाथ देखना हमेशा कैसा होगा, शरीर थोड़ा झुका हुआ रहेगा, हाथ है वो थोड़े झुके हुए रहेंगे, आंखें हैं पलक उसकी झुकी हुई थोड़ी उदास झुर्रियों से भरी हुई दिखाई देंगी। मून लाइट एंड शेडोज, उसके जीवन में आपके सामने मून लाइट मतलब चांदनी जैसी, और आपके सामने अंधकार, चांदनी के रात का अंधकार देखने को मिलेगा। दीज इमेजिन क्रिएट ए मूड दैट इज काम एंड पीसफुल। ये जितनी भी चीजें बताई, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने कोई भी व्यक्ति को किस प्रकार का दिखाती है कि उसका व्यवहार कैसा है, एकदम कूल काम कंपोज है, मतलब एकदम शांत है और वो शांति चाहता है। He suggests that being melancholy allow a person to connect with their inner thought। जब एक इंसान उदास होता है तब जॉन फ्लेचर के अनुसार वो क्या मानते हैं कि वो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है, अपने विचारों को गहनता से सोचने पर मजबूर कर देती है। कोई भी व्यक्ति वो अपने आंतरिक जो विचारधारा होती है उससे जोड़ता है। एंड फीलिंग इन ए वे दैट ए रेगुलर हैप्पीनेस कांट। कोई भी इंसान खुशियों में उस अपने अंदर के अस्तित्व के, खुद के व्यक्तित्व को, खुद की पर्सनैलिटी को नहीं जान पाता है।
इंसान जब दुखी होता है तभी वो अंदर के विचारों के अंदर घुसता है, वो अपनी गलतियों को पहचानने का प्रयास करता है, अपनी कमियों को खोजने का प्रयास करता है, अपना जो व्यक्तित्व है उसको खोजने का प्रयास करता है। और इंसान है कभी भी जब खुश रहता है तब इस प्रकार के विचारों में कभी नहीं पड़ता है। एक दुखी ही इंसान ही हमेशा क्या करता है, आपके सामने जो आपकी अंदर की जो भावनाएं होती है उसको वो क्या करता है, आपके सामने उन भावनाओं से खुद को छूता है, खुद को जान पाता है। अगले वाला क्या है, द फिलोसफिकल आइडिया। द सेंट्रल मैसेज इज फाउंड इन द रिपीटिंग लाइन नथिंग सो डेंटी स्वीट एज लवली एज द मिलन कोली। मतलब जो सेंट्रल थीम दी गई है, जो बार बार आपके सामने लाइनें रिपीट हो रही है, नथिंग सो डेंटी स्वीट एज द लवली मिलन कोली। मतलब इसमें क्या है, कुछ भी इस दुनिया में इतना खूबसूरत नहीं है जितना मिलनकोली या उदासी जितनी खूबसूरत होती है। जॉन फ्लेचर के अनुसार और दुनिया में और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है। फ्लेचर इज ए पार्ट ऑफ लिटरेसी ट्रेडिशन दैट व्यू सैडनेस एज ए मार्क ऑफ सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट पर्सन। जॉन फ्लेचर उस इतिहास की उन इतिहासकारों में से आते हैं जो क्या मानते हैं, जो जो सैडनेस होती है, दुखी घटनाएं होती हैं, इज ए मार्क ऑफ सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट पर्सन। मतलब दुख समझदार और संवेदनशील व्यक्ति, जिनको भावनाओं से आहत हो सकते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों के जीवन में ही दुख आता है। आम व्यक्तियों के जीवन में दुख नहीं आता। मतलब दुखी होने वाले व्यक्तियों को वो समझदार मानते थे। इन ए पोएम मेलनकोली इज नॉट ए सिकनेस टू बी क्यूर्ड। मतलब दुख होने को गलत चीज के रूप में नहीं दिखाया गया है, कमजोरी के रूप में, बीमारी के रूप में नहीं दिखाया गया है, बट ए लवली कंपेनियन। दुख को किस रूप में दिखाया गया है, एक दोस्त के रूप में, एक प्यारे व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही शानदार चीज के रूप में दिखाया गया है। टू बी इम्ब्रेस्ड फॉर द क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन। और किस रूप में दिखाया गया है, एक क्रिएटिव, एक जो आपके सामने कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति होता है ना, उसके रूप में, और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। तो ये थी जॉन फ्लेचर की मिलनकोली पूरी स्टोरी। कैसे लगी आपको एक बार जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंग्लिश साहित्य का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे अपन पढ़ने वाले हैं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 350 to 1660 एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस रिफॉर्मेशन एंड ह्यूमनिज्म। मतलब आपको इंग्लिश साहित्य के से संबंधित आपके सामने जितने भी जो क्या क्या मुख्य विशेषताएं रही 1350 से लेकर 1660 के समय तक, उसमें अलग अलग प्रकार के बदलाव देखने को मिले समाज में, जिसमें रिफॉर्मेशन आया, ह्यूमनिज्म आया और रेजिस्टेंस की वजह से क्या क्या बदलाव देखने को मिले, उससे संबंधित सारे आपके सामने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पढ़ने वाले हैं। इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले आपको क्या कर लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये फ्री में हमारे कहां पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगी। कहां पर मिल जाएगी भाई, टेलीग्राम पे आपको हमारे यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी और वहां पे फ्री में जाकर आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। साथ के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा, वहां पे जाकर इस चैप्टर से संबंधित चाहे व्याख्या हो, चाहे आपके सामने 100 टाइप क्वेश्चन हो, चाहे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सब कुछ करा रखा है, वो भी जाकर देख लेना। और आपके सामने जो कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो फ्लिपकार्ट मंत्रा से सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई ना कोई प्रोडक्ट जो खरीदना वो खरीद लो। चलिए शुरू करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 350 to 1660 is the most exciting time in the English literature। मतलब अगर समय कालखंड की बात करें 1350 से लेकर 1660 का जो समय हुआ वो इंग्लिश साहित्य का सबसे शानदार और सबसे महत्वपूर्ण समय कालखंड माना जाता है। क्यों माना जाता है? इट started with Joffre the father of English poetry and ended with the restoration of the monarchy। मतलब इसका शुरुआत कहां से होती है, आपके सामने जोफ्री जो चौफर है आपके सामने, उनके द्वारा, उनके दो आपके जिनको इंग्लिश जो आपके सामने पोइट्री है उसके फादर के रूप में उनको जोफ्री को जाना जाता है। और ये खत्म होती है आपके सामने तानाशाही की जो वापसी होती है, उसके बाद में ये पूरा जाके समय कालखंड खत्म होता है। तो 1350 से लेकर 1660 का समय है वो इंग्लिश साहित्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है और भारतीय हिंदी साहित्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? उस समय भारतीय हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय चल रहा था और उस समय भी बड़े बड़े साहित्यकार हुए। क्यों? समाज है ना, समाज में बदलाव हो रहे थे। समाज जो पुरानी परंपराएं थी हमारी, देखो जो मैं जो लिखता हूं, जो नोट्स बनाए, इसके अलावा जो मैं आपको बातें बताता हूं ना, इनको भी अच्छे से सुना करो।
यही प्रश्न आपके सामने आप जब पेपर में लिखने जाओगे तो रटी हुई चीजें थोड़ी लिखोगे, मन से बनाकर लिखोगे, तो आपको जो मैं बोल रहा हूं ना वो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बनाते हुए लिखते हो तब आपको ये सब चीजें दिमाग में रहेंगी तो आप बनाकर अच्छे से लिख पाओगे। समझ में आ गया? तो होता क्या, आपके सामने जो भक्ति आंदोलन है, इधर आपके सामने इंग्लिश साहित्य में बदलाव देखने को मिल रहा है। क्यों? समाज है वो अपनी पुरानी जो परंपराएं थी, वो जो इतनी जो हजारों साल पुरानी जो परंपराएं थी जो चली आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां आ रही थी। उस कमियों को तोड़ने के लिए और जो नई परंपराएं उसको स्थापित करने का समय आ रहा था। तो ऐसा समय जो बदलाव का समय आता है उसमें साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनका साहित्य क्या करता है, समाज में एक नई धारा लाने का काम करता है। समझ में आ गया? तो उसी तरीके से इंग्लिश साहित्य के अंदर भी जोफ्री के द्वारा जो जिनको इंग्लिश आपके सामने साहित्य का आपके सामने क्या बोला जाता है, आपके सामने फादर बोला जाता है। और इसके बाद में अंत 1660 के अंदर जो तानाशाही देखने को मिलती है उससे खत्म होता है। इसकी मुख्य आपके सामने विशेषताओं की बात करें, फोकस ऑन ह्यूमन, किस चीज पर आपके सामने ज्यादा जोर देता था, इंसानों पर ज्यादा जोर देता था। बिफोर दिस बुक वर्क मोस्टली अबाउट गॉड एंड रिलीजन, मतलब इस समय के कालखंड से पहले ज्यादातर जितनी भी किताबें होती थी वो किस चीज पर ज्यादा जोर देती थी, इंसानों मतलब भगवान पर और धर्म पर ज्यादा जोर देती थी। मतलब जैसे आपके सामने भाई इंग्लिश साहित्य वो लगभग ईसाई धर्म पे होता है, तो चाहे आपके सामने चर्च हो गया, पादरी हो गए, आपके सामने ईसा मसीह हो गए, उनकी जो आपके सामने कहानियां हैं, कैसे आपके सामने उनकी उपलब्धियां हैं, कैसे उस समय के राजा हुए, उन सब के बारे में ज्यादातर बातें की जाती थी। समाज में आपको कैसे रहना चाहिए, धर्म को कैसे मानना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में ज्यादातर बातें की जाती थी। इन दिस पीरियड राइटर स्टार्टेड राइटिंग अबाउट ह्यूमन फीलिंग्स, मतलब ये वो पहला समय का पहला कालखंड आया जिसके अंदर जितने भी इतिहासकार हुए, जितने भी लेखक हुए, उन्होंने पहली बार किसके ऊपर बात करना शुरू किया, आपके सामने इंसानी भावनाओं के ऊपर पहली बार बात करना शुरू किया। एंड लव एंड डेली लाइफ, प्यार और आपके सामने जो इंसान की जो दैनिक जिंदगी होती है उसके ऊपर उन्होंने बात करना पहली बार शुरू किया। मतलब ये वो समय काल हुआ करता था जब आपके सामने पहली बार आपके सामने जो इस साहित्यक जो कालखंड के जो समय के राइटर हुआ करते थे, उन्होंने अपने ह्यूमन फीलिंग की बात करी, मतलब इंसानी आपके सामने जो भावनाएं होती उसकी बात करी, प्यार और आम जिंदगी की इन्होंने बात की पहली बार। अगले वाला पर्सन है न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल में क्या है, राइटर बिगिंस यूजिंग न्यू फॉर्म लाइक द सोनेट, मतलब अब सिर्फ भावनात्मक रूप से ही, सामाजिक रूप से ही साहित्य में अंतर नहीं देखने को मिला, साथ के साथ जो साहित्यकार हुआ करते थे उन्होंने क्या साहित्य को लिखने के तरीके में भी बदलाव देखने को मिला। क्या बदलाव आया, उन्होंने एक सोनेट कला, मतलब जो इंग्लिश लिटरेचर को लिखने की कला होती है, जैसे छंद होते हैं ना अपने, है ना, उस तरीके से आपके सामने इंग्लिश के अंदर सोनेट होते हैं। तो सोनेट लिखने की कला शुरुआत की, जिसको 14 लाइन की जो पोएम होती है उसके जो साहित्य होता है उसको लिखने की एक कला को शुरुआत किया। उसी के साथ आपके साथ इन्होंने क्या किया, ब्लैंक वर्स लिखना भी शुरुआत किया। साथ के साथ ब्लैंक वर्स जैसी जो साहित्य की कलाएं होती हैं उससे संबंधित भी आपके सामने इन्होंने साहित्य को लिखा। अगले वाला है इंग्लिश लिटरेचर। ऑथर स्टॉप राइटिंग ओनली इन लैटिन और फ्रेंच एंड स्टार्टेड यूजिंग इंग्लिश, मतलब पहले आपके सामने आज के समय आप पूरी दुनिया में देखते हो कौन सी भाषा सबसे ज्यादा पॉपुलर है, भाई आप ही देख लो, अंग्रेजी भाषा सबसे ज्यादा पॉपुलर। चाहे भाई अंग्रेजी भाषा दो भाषाओं में होती है, चाहे तो अमेरिकन एक्सेंट हो चाहे इंग्लिश का इंग्लैंड का एक्सेंट हो, दोनों एक्सेंट आपके सामने बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो पहले लेकिन ये समय आपके सामने इस टाइम जो ये 1350 से लेकर 1660 में जो बड़े बड़े साहित्यकार हुए ना इंग्लिश के, इसी वजह से इंग्लिश ज्यादा पॉपुलर हुई। इससे पहले पूरी दुनिया के अंदर दो भाषाएं सबसे ज्यादा बोली जाती थी, कौन सी, लैटिन और फ्रेंच भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती थी। उस समय इंग्लिश भाषा का ना पूरी तरीके से आपके सामने क्या नहीं था, बोलबाला नहीं था। आपके सामने उस समय दो भाषाओं का सबसे ज्यादा बोलबाला देखने को मिलता था, लैटिन और फ्रेंच भाषा का बोला जाता था। समझ में आ गया? पहले इंग्लैंड में भी फ्रेंच भाषा ज्यादा पॉपुलर थी, इंग्लिश इतनी पॉपुलर नहीं थी। उसके बाद में जो बड़े बड़े साहित्यकार हुए उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई और वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, साथ के साथ इंग्लैंड ने पूरी दुनिया के अंदर राज किया, इसलिए भी उनकी इंग्लिश और ज्यादा पॉपुलर हुई। क्यों भाई, वो आपके सामने वो भाषा बोला करते थे, अब उन्होंने राज किया तो वो भाषा धीरे धीरे अपने आप ही पॉपुलर होनी शुरू हो गई। तो इस कालखंड के अंदर जितने भी जो अंग्रेजी साहित्यकार हुए, इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, आपके सामने मुख्यतः लैटिन और फ्रेंच भाषा को छोड़कर इंग्लिश भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसने इंग्लिश साहित्य को क्या बनाया, आपके सामने एक बहुत ही पावरफुल
आपके सामने साहित्य के रूप पावरफुल लैंग्वेज भाषा को स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। समझ में आ गया? द थ्री मैन इन्फ्लुएंस मतलब आपके सामने तीन मुख्य वो गुण है जिसके अंदर जो अंग्रेजी साहित्य है वो आपके सामने खूब उभर के आता है। चलिए पढ़ते हैं आपके सामने। पहला पॉइंट है रेसिस्टेंस मतलब रीबर्थ। इट वाज अ टाइम ऑफ रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड लर्निंग मतलब भाई कोई भी चीज होती है ना उसका क्या होता है पुनर्जन्म होता है। तो अंग्रेजी साहित्य का भी पुनर्जन्म हुआ। ये कोई भी साहित्य के पुनर्जन्म को किस रूप में देखा जाता है? इट इज अ टाइम ऑफ रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड लर्निंग मतलब आपके सामने कोई भी साहित्य होता है उसको सीखने का वो कालखंड होता है, उसको क्या कहा गया? आपके सामने रीबर्थ के नाम से जाना गया। पीपल बिकम क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड पूरी दुनिया के बारे में जो लोग हैं वो जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। मतलब आपके सामने पूरी दुनिया के बारे में साहित्य के बारे में वो जानना चाहते थे, बहुत ही ज्यादा इच्छुक थे। साइंस एंड एक्सप्लोरेशन पूरा का पूरी दुनिया है उसके अंदर विज्ञान और पूरी दुनिया में वो क्या भाई 1300 के आसपास आपके सामने अंग्रेज भारत में आए थे, यूरोपीय लोग है ना। तो आपके सामने क्या होता है पूरी दुनिया में जो अंग्रेजी लोग है वो पूरी दुनिया में घूमना शुरू कर चुके थे। उस समय आपके सामने धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आ रही थी, विज्ञान भी अपना पैर पसार रहा था। तो इससे पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा था? आपके सामने जो जिज्ञासु की भावना है वो आपके सामने बढ़ रही थी। एंड दिस लेड बाय द ग्रेट प्लेस बाय विलियम शेक्सपियर। और इस कालखंड पे सबसे ज्यादा कौन सा साहित्यकार है जिसने राज किया? वो कौन था? विलियम शेक्सपियर था। वो आपके सामने रेजिस्टेंस पीरियड का क्या रहता है? आपके सामने सबसे प्रमुख साहित्यकार रहता है। समझ में आ गया? तो ये आपके सामने वो पीरियड रहता है रेजिस्टेंस का जिसमें आपके सामने इंग्लिश साहित्य अपनी चरम सीमा पर जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर क्यूरियोसिटी थी साइंस को जानने की, पूरी दुनिया को इंग्लैंड वाले एक्सप्लोर कर रहे थे। तो इस समय उन्होंने जो साहित्य उसमें भी बदलाव देखा। ह्यूमनिज्म मानवतावाद दिस मोमेंट टॉट दैट ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस आर इंपॉर्टेंट। मानवतावाद का वो समय कालखंड आया जिसके अंदर जो अंग्रेजी साहित्यकार है उन्होंने ये सिखाया कि कैसे आपके सामने कोई भी मनुष्य है उसके लिए जो हैप्पीनेस है, खुश रहना जीवन में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइटर्स लाइक सर थॉमस मोर मतलब आपके सामने किस प्रकार के साहित्यकार जैसे थॉमस मोर हो गए, फोकस ऑन ह्यूमन रीजंस इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग द ओल्ड ट्रेडिशन। मतलब जो सर थॉमस है उनके द्वारा आपके सामने क्या किया गया? उन्होंने मानव भावनाओं पर ज्यादा आपके सामने जोर देने का कार्य किया, ना कि जो पुरानी परंपराएं आ रही थी, पुराने साहित्य को लिखने की जो परंपराएं थी उसको दरकिनार करके उन्होंने जो साहित्य की लिखने की जो नई परंपरा है उसको अपनाया। उसमें जो मानव है, इंसानी जो सभ्यता उसको केंद्र में रखा। इंसानों को किस प्रकार की भावनाओं की जरूरत होती है, किस प्रकार की फीलिंग की जरूरत होती है उसको उन्होंने केंद्र में रखकर बताया। और साथ के साथ यह भी बताया किस तरीके से एक इंसान को आपके सामने खुशियों की जरूरत होती है, हैप्पीनेस उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। समझ में आ गया? अगले वाला प्रश्न है रिफॉर्मेशन। इट वाज अ रिलीजियस मोमेंट मतलब रिफॉर्मेशन क्या था? ये एक आपके सामने साहित्यिक जो मोमेंट था, साहित्यिक मोमेंट था। इट इज लेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन बाय द बाइबल इनटू इंग्लिश मतलब ये वो समय कालखंड था जिसको बाइबल को क्या अंग्रेजी भाषा में बदल रहा था, बाइबल को इंग्लिश भाषा में लिखा गया। which help common people learn to read and influence the style of many writers मतलब ये वो समय कालखंड था जब आम लोग हैं वो आपके सामने क्या कर रहे थे? आपके सामने कॉमन पीपल लर्न टू लीड एंड इन्फ्लुएंस बाय द स्टाइल ऑफ मैनी राइटर मतलब जो बाइबल की जगह किसने ले ली थी? इंग्लिश ने ले ली थी। समझ में आ गया? तो बाइबल की जो मतलब सीधी सीधी बात है, जो धार्मिक चीजें हुआ करती थी उनको तो लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया और जो लेखक हुआ करते थे, जो साहित्यकार हुआ करते थे उनकी बातों को धीरे धीरे लोगों ने मानना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग आपके सामने इन साहित्यकारों को फॉलो करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। In short, this era changed the literature from being church centered to the man centered मतलब आपके सामने ये इंग्लिश साहित्य का वो दौर होता है जिसने क्या किया? चर्च पे आपके सामने चर्च केंद्रित जो पूरा साहित्य हुआ करता था उसको मानव केंद्रित साहित्य के रूप में बदल दिया। समझ में आ गया? तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा इंग्लिश लिटरेचर के संबंधित जिसमें रेसिस्टेंस, रिफॉर्मेशन और ह्यूमनिज्म से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है इंग्लिश लिटरेचर का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उससे संबंधित जो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा ड्यूरिंग द एलिजाबेथ एंड जैकोबियन पीरियड मतलब आपके सामने किस तरीके से जो इंग्लिश पोइट्री है उसका किस तरीके से आपके सामने क्या होता है? डेवलपमेंट होता है,
किस तरीके से उसके ड्रामा, पोइट्री एंड ड्रामा का किस तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिलता है एलिजाबेथ पीरियड में और आपके सामने जैकोबियन पीरियड के अंदर। तो आपके सामने इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन है सारे के सारे आपके सामने पढ़ने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, मतलब इंग्लिश पोइट्री है और ड्रामा का किस तरीके से आपके सामने डेवलपमेंट देखने को मिलता है एलिजाबेथ और जैकोबियन पीरियड के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने किस तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। द एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ एंड द जैकोबियन किंग जेम्स फर्स्ट एराज आर नोन एज द गोल्डन एज। मतलब आपके सामने जो किंग एलिजाबेथ फर्स्ट है और जो जैकोबियन किंग जेम्स फर्स्ट है उनका जो एरा, मतलब ये आपके सामने साहित्य की आपके सामने राजा हुआ करते थे इंग्लैंड में, आपके सामने क्या है राजा हुआ करते हैं, उनका पीरियड है भाई आपके सामने। क्वीन एलिजाबेथ का फर्स्ट का पीरियड, उसके बाद में जो किंग्स जेम्स फर्स्ट आते हैं उनका एरा है, उसको इंग्लिश साहित्य का आपके सामने क्या कहा जाता है गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो अपन ऐसे नहीं कहते भाई आपके सामने मुगलों की स्थापत्य कला है ना, गुप्तों की स्थापत्य कला है ना, मौर्यकालीन स्थापत्य कला, साहित्य कला, उसके बारे में बताइए। तो इसी तरीके से आपके सामने जो एलिजाबेथ पीरियड आपके सामने और किंग जेम्स फर्स्ट का जो जैकोबियन पीरियड बोला जाता है वो इंग्लिश साहित्य के लिए भी बहुत शानदार एरा रहता है। समझ में आ गया? तो इस प्रश्न पर विस्तार से पढ़ें। इससे पहले आपके सामने क्या करना है, अगर जो मैं आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो, जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं अगर आप इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी आपको ये पीडीएफ। कहां पर मिलेगी आपको? ये मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर मिलेगा? पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। किसका? टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। समझ में आ गया? तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लो भाई, सारे के सारे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में आपके सामने जो डिस्क्रिप्शन है वहीं पर आपके सामने प्ले लिस्ट का भी लिंक मिलेगा। किसका? प्ले लिस्ट का भी लिंक मिलेगा। प्ले लिस्ट को भी जाकर सारे के सारे विद्यार्थी अच्छे से सारे के सारे इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से जाकर पढ़ लो भाई। साथ के साथ और अगर आपके सामने फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो इस जो कोने में आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे जाकर क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो प्रोडक्ट खरीद लो। सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इस समय सेल चल रही है, न्यू ईयर सेल चल रही है, जाकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदो। मेरे जो अगर उससे लिंक से खरीदोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहले वाला प्रश्न है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। किस तरीके से आपके सामने जो नाटक कला होती है इंग्लिश साहित्य के अंदर उसका किस प्रकार से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा बिफोर द मोस्ट पॉपुलर फ्रॉम द एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। ड्रामा है ना वो इस समय से पहले भी आपके सामने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। एंटरटेनमेंट का क्या एक प्रकार हुआ करता था, कौन से? इस टाइम के अंदर, मतलब इस समय आपके सामने इंग्लिश साहित्य के अंदर जो ड्रामा है, इंग्लिश साहित्य के अंदर जो नाटक लिखने की कला है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। किसके भाग में? एंटरटेनमेंट की जो कैटेगरी होती है, एंटरटेनमेंट की जो श्रेणी होती है उसके अंदर आपके सामने ड्रामा है वो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी हुआ करती थी। समझ में आ गया? जैसे कि भाई आपके सामने नाटक हो गया, भारतीय हिंदी साहित्य में देखते हो ना, नाटक हो गया, फिर उपन्यास कला आई, फिर आपके सामने आप वर्तमान आधुनिक साहित्य की कला आई है ना। कभी आपके सामने वृत्तांत यात्रा वृत्तांत आते हैं, कभी आपके सामने संस्मरण आते हैं। तो इसी तरीके से जो एलिजाबेथ का पीरियड होता है और जैकोबियन का पीरियड होता है, इसके अंदर किसका डेवलपमेंट होता है भाई? ड्रामा का डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गया? वो नहीं एकता कपूर वाले सीरियल नहीं, सास कभी भी बहू थी वो वाले नाटक नहीं, एलिजाबेथ ड्रामा। दिस वॉज अ टाइम ऑफ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। ये वो समय हुआ करता था जब अंग्रेजी साहित्य के अंदर क्या था, आपके सामने एक ऊर्जा और कॉन्फिडेंस की भावना देखने को मिलती थी। जहां पर क्रिस्टोफर मोरले इंट्रोड्यूस द माइटी लाइन, मतलब उस समय क्रिस्टोफर मोरले जैसे जो आपके सामने साहित्यकार हैं उनके द्वारा क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया किसको? माइटी लाइन्स नामक आपके सामने जो साहित्य है ड्रामा है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब ये ऐसा काल था जिसके अंदर ऊर्जा से ओरोत प्रोत आपके सामने जो ड्रामा है नाटक है वो लिखे जाते थे। इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है क्रिस्टोफर मार्ले, जिनके द्वारा माइटी लाइन्स नामक आपके सामने क्या है साहित्य लिखा गया। दिस ग्रेटेस्ट राइटर वाज द विलियम शेक्सपियर एंड उस समय के एक और महान साहित्यकार कौन हुए? विलियम शेक्सपियर। तो इस समय का आपके सामने भाई एलिजाबेथ ड्रामा को लिखो तब आपके सामने दो नाम जरूर याद कर लेना, क्रिस्टोफर मार्ले, उनके द्वारा कौन सी लिखी गई? माइटी लाइन्स। रट लो, क्रिस्टोफर मार्ले के द्वारा कौन सी लिखी गई? माइटी लाइन्स लिखी गई, अच्छे से याद कर लो।
साथ के साथ विलियम शेक्सपियर है, उनके द्वारा अलग अलग प्रकार का साहित्य लिखा गया, जिसमें द हेमलेट और आपके सामने रोमियो एंड जूलियट की जो प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है, वो आपको देखने को मिलती है। तो उस समय दो प्रमुख साहित्यकार क्रिस्टोफर मार्ले जिनके द्वारा माइटी लाइन्स लिखा गया, और विलियम शेक्सपियर जिनके द्वारा द हेमलेट और रोमियो एंड जूलियट लिखा गया। किसके द्वारा, कौन सा पीरियड था वो? एलिजाबेथ का समय था, जिसके अंदर ड्रामा है, नाटक है, वो मुख्यतः लिखे जाते थे। समझ में आ गया आपके सामने अच्छे से? चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैकोबियन ड्रामा। आफ्टर 1603 प्लेज बिकम ए डार्कर एंड मोर सीरियस। जो आपके सामने जो अब पहले क्या हुआ करते थे, आपके सामने समाज से संबंधित साहित्य लिखा जाता था। अब 1603 पीरियड के आपके सामने उसको जैकोबियन पीरियड के नाम से जाना जाता है, और उसमें जैकोबियन ड्रामा लिखा गया। अब थोड़ा गंभीर टाइप के, एकदम सीरियस टाइप के और डार्कर टाइप के आपके सामने साहित्य लिखे गए। दे ऑफ्टन फोकस ऑन रिवेंज एंड करप्शन। क्यों? उस समय का जो समाज है उसमें क्या भ्रष्टाचार हो गया, बदले की भावना, युद्ध जैसी चीजें देखने को मिलती थी। तो जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य देखने को मिलता है। आप सबको पता है साहित्य समाज का क्या होता है? दर्पण होता है। तो उसी तरीके से जैसा समाज देखने को मिला वैसा ही उस समय का साहित्य देखने को मिला। उस समय के साहित्य में बदले की भावना, भ्रष्टाचार जैसी चीजें देखने को मिलती है, जिसमें जॉन वेबस्टर और आपके सामने बेन जॉनसन के द्वारा साहित्य का निर्माण किया गया। किस किस के द्वारा? जॉन वेबस्टर के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा आपके सामने साहित्य लिखा गया। दे वर फेमस राइटर्स ऑफ दिस टाइम। मतलब ये साहित्यकार उस समय के कुछ प्रमुख लेखकों में से जाने जाते हैं। एंड नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। मतलब उन्होंने कैसा लिखा आपके सामने? आजकल आप डार्क जोक सुनते हो ना कि ओहो बहुत डार्क जोक है, तो ये वैसे ही राइटर हुआ करते थे। जो हिंदी साहित्य में जिनको व्यंग्य बोला जाता है, आजकल अपने जो जनजी भाषा में जिनको डार्क जोक बोला जाता है, तो वो उस प्रकार के आपके सामने साहित्य को लिखा करते थे। इनका फोकस क्या हुआ करता था? मजाक मजाक में जो सत्ता होती है ना, उस सत्ता में किस प्रकार का भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, कैसे लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए, उन प्रकार की जो चीजें होती थी उन पर ये क्या करते थे? आपके सामने सीधा का सीधा कटाक्ष करने का काम करते थे। दे वर द फेमस राइटर ऑफ दिस टाइम। ये उस समय के सबसे प्रमुख फेमस राइटरों में से हुआ करते थे। एंड नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। और उनको किस नाम से जाना जाता है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री। इनके कालखंड में किस प्रकार की पोइट्री का डेवलपमेंट होता है? पोइट्री ऑल्सो सा ह्यूज ग्रोथ थ्रू न्यू रिफॉर्म्स। मतलब जो पोइट्री है, जो लेखन शैली होती है आपके सामने, गद्य लेखन शैली होती है, आपके सामने कविता लेखन शैली होती है, उसको क्या होता है आपके सामने? उसमें भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, नई नई प्रकार की कलाएं देखने को मिली। जिसमें जो पहली कला है कौन सी? सोनेट कला। पोइट लाइक सर फिलिप सिडनी एंड एडमंड स्पेंसर मेड द सोनेट वेरी पॉपुलर। मतलब अलग अलग प्रकार के जो पोइट हुआ करते थे, जैसे सर फिलिप सिडनी हो गए और एडमंड स्पेंसर हो गए, इन्होंने क्या किया आपके सामने? जो सोनेट कला है इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। क्या किया आपके सामने? जो सोनेट कला है इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट दैट आर स्टिल फेमस टुडे। मतलब इन्होंने क्या किया? विलियम शेक्सपियर भाई उस समय के जो प्रमुख साहित्यकार हुआ करते थे, उन्होंने भी 154 सोनेट नामक आपके सामने क्या एक साहित्य की रचना की, जो आज के समय में बहुत ज्यादा फेमस है। कैसा भाई? जो 154 सोनेट नामक की जो आपके सामने साहित्य है वो आज के समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आज के समय में भी बहुत ज्यादा फेमस दिखाई पड़ती है। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं। द एपिक। स्पेंसर रोट द फेरेरी क्वींस ए वेरी लॉन्ग एंड फेमस पोएम। मतलब स्पेंसर के द्वारा द फेरेरी क्वीन नामक आपके सामने एक बहुत लंबी और एक बहुत ही ज्यादा फेमस पोएम है वो लिखी गई। किसके द्वारा? स्पेंसर के द्वारा। जो स्पेंसर है उनके द्वारा द फेरी क्वीन नामक आपके सामने एक बहुत लंबी और एक फेमस कविता है वो लिखी गई। समझ में आ गया? तो एक आप अच्छे से याद कर लेना है। स्पेंसर ने क्या किया आपके सामने? द फेरी क्वीन नामक आपके सामने एक बहुत ही फेमस आपके सामने क्या की कविता को लिखा। अगला है मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होता है? इन दिस जैकोबियन पीरियड जॉन डॉ ने स्टार्टेड ए न्यू स्टाइल कॉल्ड द मेटाफिजिकल पोइट्री। मतलब आपके सामने जॉन डॉ के द्वारा आपके सामने एक नई स्टाइल की आपके सामने क्या साहित्य की रचना शुरू की। क्या नाम था भाई उसका? मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से जाना जाता था। इट यूज क्लेवर लॉजिक एंड स्ट्रेंज कंपेरिजंस कॉनेट्स अबाउट द लव एंड रिलीजन। मतलब
ये वो साहित्य का समय काल हुआ करता था जिनके अंदर वो बहुत ही समझदारी से तर्क संगत बातें करते थे, लॉजिकल बातें करते थे और कंपैरिजन करते थे आपके सामने, है ना। एक चीज को दूसरी चीज से आपके सामने कंपैरिजन करते थे, किसके ऊपर? प्यार और आपके सामने धर्म। तो प्यार और धर्म के बीच की बातें करते थे जिनमें लॉजिक रखते थे, कौन सी चीज कहां सही है, और दोनों को कंपैरिजन करके बताया करते थे। इस प्रकार के साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? अच्छे से याद कर लो, मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से जाना जाता है। टुगेदर दिस पीरियड गिव द इंग्लिश लिटरेचर इट्स फेमस प्ले, मतलब यह समय का वो कालखंड हुआ जिसने इंग्लिश साहित्य को सबसे महत्वपूर्ण कविताएं दी। मूविंग फ्रॉम द ब्राइट थीम ऑफ एलिजाबेथ टाइम टू द डीपर कॉम्प्लेक्स थॉट ऑफ जेम्स रीड। ये कालखंड वो कालखंड होता है जिसमें हमें देखने को मिलता है एलिजाबेथ का जो समय होता है उसमें ब्राइट थीम, मतलब आपके सामने कॉन्फिडेंस, भावनाओं से संबंधित चीजें देखने को मिलती हैं, उससे आपके सामने हास्यास्पद, है ना, विचारों को रखने वाली जो भावनाएं हैं उससे संबंधित साहित्य देखने को